नमस्कार। सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। दोस्तों, जीवन में मुसीबतों और चुनौतियों का आना स्वाभाविक है। ये आती रही हैं और आती रहेंगी, लेकिन अगर हम इनका सामना नहीं करें तो ये अस्वाभाविक है। जीवन में हमें मुसीबतों और चुनौतियों का सामना हरगिज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा संकल्प मजबूत हो, हमारा इरादा मजबूत हो, तो समस्याओं को, मुसीबतों को, चुनौतियों को हरदम हारना पड़ता है। संकल्प हमेशा जीतता है साथियों, और यही संकल्प, यही जुनून, यही जज्बा हमें जीत के दरवाजे तक लेके जाता है। इसीलिए बिना हिम्मत हारे डटे रहिए, अपने मिशन को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहिए साथियों। मुझे पूरा विश्वास है कि जीत आपकी जरूर होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो और टॉपिक्स के जैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लगभग हर परीक्षा में आज के इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कई बार इस विषय से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। पटवारी में भी आपके राज्य व्यवस्था है तो उसमें भी ये सवाल पूछे जाने की संभावना है। इस विषय से संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना है। आरएस की परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। टीचर्स की परीक्षा हो चाहे एसआई की परीक्षा हो, हमेशा इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं। और इस टॉपिक से संबंधित सवाल स्टूडेंट्स के अक्सर गलत हो जाया करते हैं, क्योंकि सदस्य संख्या और कौन सी समिति लोकसभा से संबंधित है, कौन सी समिति राज्यसभा से संबंधित है, किसका कार्यकाल कितना होता है, चुनाव कैसे होता है, कई सारे विषय है साथियों जो हमेशा हमको कंफ्यूज करते रहते हैं। आज इन सभी कंफ्यूजन्स पे पूर्ण विराम लगा देते हैं, क्योंकि ये मास्टर क्लास आपकी मदद करेगी इन सभी समस्याओं को, इन सभी शंकाओं को दूर करने में। तो साथियों, संसदीय समितियां आज का हमारा टॉपिक है और इसको बड़े आराम से समझेंगे। आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सजगता से इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपकी सभी शंकाओं को दूर करेंगे। और मैं ये वादा करता हूं कि इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आने वाले एग्जाम्स में आपका गलत नहीं होगा। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले हमें यह चर्चा कर लेनी चाहिए कि संसदीय समितियां आखिर क्या हैं और इनकी जरूरत हमारे संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय सिस्टम में क्यों पड़ी। जैसा कि आपको पता है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र से लिया गया है। इसमें हमारी संसद को दो महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। पहला है कानून बनाने का, और दूसरा है हमारी जो कार्यपालिका है उस पे नियंत्रण का, जो सरकार है उस पे नियंत्रण का कार्य संसद को करना पड़ता है। अब संसद का आकार बहुत बड़ा होता है साथियों। अकेले लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। इनके बीच में सहमति का बन पाना और फिर विशेषज्ञता का भी अभाव रहता है। तो ऐसे कई कारण है, समयाभाव भी एक कारण है। इससे संसद को अपनी भूमिका के निर्वहन में थोड़ी मुसीबत होती है। इसीलिए जरूरत महसूस हुई संसदीय समितियों की, जहां पे संसद के ही कुछ चुने हुए सदस्य, कुछ गिने चुने सदस्य जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ भी रहते हैं और एक्सपर्ट भी रहते हैं, वो लोग बैठ के किसी विषय पे आम राय बनाते हैं, उसकी कमियों को दूर करते हैं और जो भी उसमें कमियां हैं उसको दूर करते हुए बेस्ट सजेशंस देते हैं। तो यह काम होता है संसदीय समितियों में। एक और वाकया आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि हम टेलीविजन में और यूट्यूब पे संसद और विधानसभाओं की लाइव कार्यवाही देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप देखते होंगे, हमें देखनी भी चाहिए। तो उसमें जो हंगामा होता है वो हमें थोड़ा विचलित करता है कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और किसी टॉपिक पे इस स्तर की बहस शायद नहीं होनी चाहिए जिस स्तर की बहस वहां पे होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वहां पे इस स्तर की बहस, जिसको हम मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, वो हो रही होती है, तो फिर विधि निर्माण का कार्य प्रभावित होता होगा साथियों। जो कानून बनता है उसकी क्वालिटी क्या रह जाती होगी। तो उस कानून की क्वालिटी को सुधारने का कार्य करती है हमारी ये संसदीय समितियां, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, संसदीय समितियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। विरोधी पार्टियों के एमपीज या एमएलएज बैठ के बड़े प्रेम से
सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ के किसी विषय पे चर्चा करते हैं, सकारात्मक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस विषय से संबंधित क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और कैसे आते रहे हैं परीक्षाओं में। रिसेंटली 2-3 एग्जाम्स का मेरे को पता है जिनमें इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताना चाहता हूं नमूने के तौर पे। आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन यहां पे आया है। ये क्वेश्चन है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। 4 ऑप्शंस हैं आपके, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या लोक उपक्रम समिति या नियम समिति। 4 ऑप्शंस है। इनमें से सदस्यों के आधार पे, सदस्यों के अनुसार सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये जवाब आपको देना है। खूब सारे एग्जाम्स में ये सवाल आया हुआ है साथियों। तो राजस्थान पुलिस में भी जहां तक मेरा आइडिया है एक बार ये सवाल आया हुआ है और कई एग्जाम्स में ये सवाल आता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल, इसका जवाब आपको आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको इसका जवाब 100% आने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन है ये साथियों, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली RS प्री का एग्जाम हुआ था 2018 का। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां वित्तीय समितियां हैं। 4 समितियों के नाम यहां पे दिए गए हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति और एक है सांसदों के वेतन भत्तों से संबंधित समिति। इन 4 ऑप्शंस में से फिर ग्रुपिंग की गई है नीचे कि कौन कौन से ग्रुप सही उत्तर हो सकते हैं। 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो इसका भी उत्तर हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। कई लोगों का मेरे साथ जो ये एग्जाम दे रहे थे उनमें से कई का ये सवाल गलत हो गया था, हालांकि आसान सवाल है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए दिखाए ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि इस विषय से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। संसदीय समितियां आप बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिए। पूरा टॉपिक शानदार है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा और कहीं कोई शंका नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई शंका रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंकाओं को दूर किया जाए। इसके साथ ही इसकी एक स्लाइड भी हमने बनाई है जो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मददगार होगी। वो आगे हम स्क्रीन पे अपलोड कर देंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिए। टॉपिक को समझने में मदद करेगा। आगे आने वाले टाइम में हम उसको स्क्रीन पे अपलोड कर देंगे, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारत में संसदीय समितियां। संसदीय समितियों का महत्व मैंने आपको बता दिया है कि संसदीय समितियां क्यों जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं कि संसदीय समितियां कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। साथियों, मूल रूप से संसदीय समितियां होती है 2 प्रकार की। कुछ संसदीय समितियां स्थायी होती हैं जिनका कभी विघटन नहीं होता, उनका कार्यकाल फिक्स रहता है, हर साल उनका दोबारा से पुनर्गठन हो जाता है। जबकि कुछ संसदीय समितियां अस्थायी होती है। तो 2 प्रकार की संसदीय समितियां हैं। पहली है स्थायी समितियां। इनका कार्यकाल रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, नियमित बेसिस पे इनका कार्यकाल चलता रहता है। ज्यादातर समितियों का कार्यकाल 1 साल का होता है, लेकिन जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है इनका दोबारा से पुनर्गठन कर दिया जाता है। दूसरी होती है साथियों एडहोक समितियां, एडहोक कमिटीज, जिनको हम हिंदी में कहते हैं तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां, इनको तदर्थ समितियों के साथ ही आप अस्थायी समितियां भी कह सकते हो साथियों। ये 2 प्रकार की समितियां होती हैं। आराम से समझिए, टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। 2 प्रकार की समितियां होती है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां किसी भी विषय पे आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है। जैसे मान लो कोई घोटाला हो गया या कोई कानून है जिसके ऊपर व्यापक राय बनानी है या उसके ऊपर अनुसंधान करना है या संसद को सलाह देनी है, तो उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा तदर्थ समिति या अस्थायी समिति बना सकती है।
इनका कार्यकाल साल 6 महीने का होता है, 2-3 महीने का भी हो सकता है। जैसे ही समिति का कार्यकाल मतलब काम पूरा हुआ तो समिति का विघटन हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं रहती। तो तदर्थ समितियां टाइम टाइम पे बनती रहती है, जबकि स्थायी समितियां रेगुलर बेसिस पे नियमित आधार पे कार्य करती रहती है। अब स्थायी समितियां कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, इस पे भी हम एक विवरण ले लेते हैं। स्थायी समितियां भी साथियों फिर 3 प्रकार की होती है। एक होती है वित्तीय समितियां। अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था वो उसका उत्तर यहां से आने वाला है। स्थायी समितियों में एक प्रकार है वित्तीय समितियां, एक होती है विभागीय स्थायी समितियां। दूसरा प्रकार स्थायी समितियों का है विभागीय स्थायी समितियां, ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार है अन्य समितियां। अन्य समितियां, ये 3 प्रकार है साथियों स्थायी समितियों के। समझ में आ रहा होगा। अब तक कोई इसमें बहुत ज्यादा टफ हम नहीं गए हैं, ज्यादा डीप हम नहीं गए हैं। वित्तीय समितियां साथियों 3 होती है। पहली होती है लोक लेखा समिति, दूसरी होती है प्राक्कलन समिति, और तीसरी है लोक अथवा सार्वजनिक। इसको सार्वजनिक भी कह सकते हैं और लोक भी कह सकते हैं, दोनों नाम प्रचलित है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। साथियों 3 समितियां हैं जो वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी इसको आम भाषा में बोला जाता है। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी, इसी इसको बोला जाता है एस्टीमेट कमेटी। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इसको बोलते हैं पीयूसी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। ये 3 कमेटियां वित्तीय कमेटियां हैं। इनके अलावा चौथी कोई समिति वित्तीय समितियों की कैटेगरी में नहीं आती है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों की समिति, ये तीनों समितियां संसद की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समितियां हैं और यही समितियां राज्य विधानसभाओं में भी कार्यरत रहती है। लास्ट में मैं आपको राजस्थान विधानसभा के बारे में भी कुछ बताऊंगा कि यहां भी समितियां कैसे काम करती हैं। दरअसल ये समितियां जो हैं ये पर्दे के पीछे काम करने वाले मिनी संसद होते हैं। इनको मिनी संसद भी हम कह सकते हैं। मिनी संसद यानी छोटी संसद। और एक तरीके से देखा जाए तो पर्दे के पीछे काम करने वाली ये समितियां ही विधान निर्माण में या कानून निर्माण में या कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए साथियों, अब हम वित्तीय समितियों में एक एक के ऊपर ब्रीफली बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, उनके ऊपर हम थोड़ा ब्रीफली बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की। साथियों इसका गठन हुआ था 1921 में। सबसे पहले गठन हुआ था 1921 में। तो मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं, आप इनको नोट करते रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इनका उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी सबसे बढ़िया तरीका ऑनलाइन स्टडी का यह है कि आप रजिस्टर हाथ में रखा कीजिए। जैसे सर्वोदय क्लासेस के लिए आप अलग से रजिस्टर बना लीजिए, वो रजिस्टर आप अपने साथ रखा कीजिए। तो जैसे ही आप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड पे वैसे भी साथ साथ आपके लिख रहा हूं, तो आप उसको नोट करते रहिए। जैसे आप रियल क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं उसी तरीके से बैठ के पढ़िए साथियों, ज्यादा आउटपुट मिलेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं लोक लेखा समिति की, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसका गठन सबसे पहले हुआ था साथियों 1921 में। 1921 में आपको पता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और 1919 में एक अधिनियम अंग्रेजों की सरकार द्वारा पारित किया गया था जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इन सुधारों के तहत इसका गठन किया गया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड
सुधारों के तहत इसका गठन किया गया था। संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अब दूसरा इसका बात कर लेते हैं अपन सदस्यों की। तो साथियों, इसमें होते हैं 22 सदस्य होते हैं टोटल। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अभी मैं आपको एक और चीज इनके बारे में बताऊंगा तो आपको ध्यान रखने में ज्यादा सहूलियत होगी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से। आपको पता होगा साथियों, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 545 और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या है 245। मतलब लगभग आधा, 2:1 का रेशियो है दोनों में। लोकसभा में लगभग दुगनी सदस्य संख्या है और राज्यसभा में उसकी लोकसभा की आधी सदस्य संख्या है। तो साथियों, इन समितियों में भी यही रेशियो रहता है। जैसे 22 सदस्य अगर इस समिति में है तो 15 सदस्य लोकसभा से है और 7 सदस्य राज्यसभा से है। कार्यकाल साथियों इसका 1 साल का होता है। एक वर्ष का कार्यकाल होता है। सदस्यों का चुनाव किया जाता है। चुनाव कैसे होता है? एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा। एकल हस्तांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी। इसका नाम आपने खूब सुना होगा साथियों। एकल हस्तांतरणीय मत या एकल संक्रमणीय मत हमारे देश में कई सारे चुनाव में उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में यह उपयोग किया जाता है। आपने खूब पढ़ा होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में इस मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी जटिल मत प्रणाली है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इन चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आगे के किसी वीडियो में एकल हस्तांतरणीय मत के बारे में आपको विस्तार से और बड़े आराम से आपके कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर इसको समझा देंगे। तो यहां पे बात बस इतनी सी है कि इनका चुनाव, सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है। कितने सदस्यों का? 22 सदस्यों का, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 5वां पॉइंट इसके बारे में है कि अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव नहीं, अध्यक्ष को किया जाता है नियुक्त। इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है साथियों, गठन के बारे में हमने समझ लिया, सदस्यों की संख्या हमने समझ ली, कार्यकाल हमने समझ लिया, चुनाव की पद्धति हमने समझ ली और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो भी सदस्य 22 सदस्य चुने गए हैं उनमें से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष, अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है हमारे कोटा से एमपी ओम बिरला जी, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति या उसका नॉमिनेशन किया जाता है। अब ये अध्यक्ष कौन होता है साथियों? अध्यक्ष पहले सत्तासीन पार्टी का होता था, लेकिन 1967 के बाद में ये परंपरा बदल दी गई। 1967 से इसका अध्यक्ष मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होता है। 1967 से विपक्षी दल का नेता अध्यक्ष।
अभी वर्तमान में पीएसी के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं। लोक लेखा समिति के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी साहब। अधीर रंजन चौधरी आपको पता है कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं। पीएसी के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। अभी 1 मई 2020 को रिसेंटली 10-12 दिन पहले की बात है, इन तीनों समितियों का पुनर्गठन हुआ है। 1 मई 2020 को ही इन तीनों समितियों का पुनर्गठन किया गया है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बीजेपी की लीडर है मीनाक्षी लेखी, उनको बनाया गया है। तो साथियों 1 मई 2020 को इनका पुनर्गठन किया गया है। ये इसके बारे में हमने जनरल चीजें समझ ली जो एग्जाम में आपके आ सकती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, 7वां पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी इस समिति से सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। साथियों ये तो थे इस समिति के बारे में जनरल चीजें। अब इसके कार्य पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये समिति कार्य क्या कर लेती है? जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ये लोक लेखा से संबंधित समिति है। तो इसका मुख्य कार्य यह है कि केग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो लेखा प्रस्तुत करता है संसद में, उन लेखाओं की जांच करना इस समिति का मुख्य कार्य है। इसके अलावा यह समिति जब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या संसद द्वारा कोई अन्य कार्य भी इसको सौंपा जाता है तो उसकी जांच भी यह समिति करती है। इसका मुख्य कार्य मैं आपको बता रहा हूं। इसका मुख्य कार्य है केग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर केग की रिपोर्ट की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। इसीलिए केग को, जो हमारा नियंत्रक है वो मुख्य लेखा परीक्षक है, उसको इस संस्था का, इस समिति का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहा जाता है, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि केग को कौन सी संसदीय समिति का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक कहा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा लोक लेखा समिति। केग की सबसे ज्यादा भूमिका इसी समिति में होती है और यही वो समिति है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति है। साथियों लोक लेखा समिति के बाद में अब हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की, एस्टिमेट कमेटी की। यह भी साथियों 1921 में गठन हुआ, इसका भी उसी की बाती। इसमें होते हैं 30 सदस्य और इसमें साथियों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। मैं इसमें वो सारी जरूरी चीजें आपको बता दूंगा जो एग्जाम्स में आने लायक है या आपकी समझ के लिए जरूरी है। कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं। वीडियो 2-5 मिनट का अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है साथियों, लेकिन वो सारी जरूरी चीजें हम कवर करेंगे। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। अब यहां पे ये चीज समझने की है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये 3 समितियां हैं, वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों की समिति। इन दोनों समितियों में, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रमों की समिति में राज्यसभा से भी सदस्य होते हैं। इन दोनों में 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 22 होते हैं और पीयूसी में भी 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में होते हैं 30 सदस्य, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। इसमें भी राज्यसभा से सदस्य होते हैं और इसमें भी राज्यसभा से सदस्य होते हैं। आपको याद करने में आसानी होगी इस चीज से जो मैं आपको बता रहा हूं। दोनों में 22 सदस्य होते हैं, समानता देखिए, दोनों में राज्यसभा से सदस्य होते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों में लोक शब्द का प्रयोग है और जिस समिति में लोक शब्द का प्रयोग नहीं है
उसके सभी सदस्य लोकसभा से हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ये चीज आपके ध्यान में रहेगी तो। लोक लेखा समिति और लोक उपक्रमों की समिति, इसको हो सकता है आपके पेपर में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति लिखा हो, तो ये दोनों समितियों में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्राक्कलन समिति की। इसमें 1921 में इसका गठन हुआ, 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। चुनाव एसटीवी के माध्यम से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लोक लेखा समिति में बताया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से सदस्यों का चुनाव होता है, 1 साल का कार्यकाल होता है, सारी चीजें और मिलती जुलती हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष का नामांकन, अध्यक्ष द्वारा, इस समिति के अध्यक्ष का नामांकन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष इन 30 सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को इसका अध्यक्ष घोषित कर सकता है। अभी वर्तमान में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी हैं, जो कि बीजेपी की लीडर हैं। इनके अध्यक्ष के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भले ही आ सकते हैं, जैसे कि मान लो रिसेंटली 1 मई को इनका पुनर्गठन हुआ है इन समितियों का, और मई के बाद में जुलाई तक या अगस्त तक कोई एग्जाम होता है तो उनमें इन अध्यक्षों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जनरली अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, परंतु फिर भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम हमें पता होना चाहिए, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। ये जनरल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों में मान्य रहेंगी। कार्यकाल 1 वर्ष का, चुनाव एसटीवी के माध्यम से, ये चीजें इन तीनों समितियों के बारे में लागू रहेंगी। इसके कार्य के बारे में बात करते हैं साथियों। इसका मुख्य कार्य है सरकार को मितव्ययिता के लिए सुझाव देना। इसके अलावा ये प्रशासनिक सुधार के लिए भी सरकार को सुझाव देती है साथियों। ये समिति, प्राक्कलन समिति जो है वो प्रशासनिक सुधार के लिए भी सरकार को सुझाव देती है। तो हमने यहाँ पे प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ा, जो इसके बारे में जनरल चीजें थी, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना थी, और जो चीजें हमें जाननी चाहिए वो सारी चीजें मैंने आपको प्राक्कलन समिति के बारे में बता दी। अब हम बात करते हैं आखिरी वित्तीय समिति की, जो है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या लोक उपक्रमों की समिति। मैं इसको बार बार दोनों नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लोक उपक्रम की समिति से आपका ये प्राक्कलन समिति वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कई बार पेपर्स में इसका नाम सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ही लिखा रहता है, इसलिए ये दोनों नाम आपके जेहन में होने चाहिए। तो अंत में हम बात करते हैं लोक या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति पे। पहले तो आपको यह पता होगा कि सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम साथियों, कंपनियां होती हैं जो सरकार के अधीन काम करती हैं, लेकिन उनको सार्वजनिक उपक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सरकार की है, मतलब एक तरीके से सरकार की जो चीज है वो पब्लिक की चीज है। जैसे कि IUCL, गेल हुई, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम हुई, बहुत सारी कंपनियां हैं साथियों। ये कंपनियां भारत सरकार के अधीन काम करती है। कुछ सार्वजनिक उपक्रम राज्य सरकारों के अधीन भी रहते हैं। इनके लेखों की परीक्षा करना, इनमें किसी घोटाले या किसी अव्यवस्था या किसी भी कमी की जांच करना इस समिति का कार्य होता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है। साथियों, इसका गठन 1921 में नहीं हुआ था, इसका गठन देश की आजादी के बाद हुआ था। 1964 में इस समिति का गठन किया गया। 1964 में गठन, एक समिति बनाई थी कृष्ण मेनन समिति। इस समिति के सुझाव के आधार पे इस समिति का गठन किया गया 1964 में। 1964 में इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 10 साल बाद में यानी 1974 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई।
1974 से अब तक इसकी सदस्य संख्या 22 है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कार्यकाल 1 साल, ये कॉमन चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। तीनों समितियों में यही चीजें रहेंगी। कार्यकाल 1 वर्ष, चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। मैं आपको फिर कहता हूं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको एक स्पेशल क्लास लेके इसके बारे में बता देंगे। ये राष्ट्रपति चुनाव में भी काम आता है, उपराष्ट्रपति चुनाव में काम आता है और इन संसदीय समितियों के चुनाव में भी काम आता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। तो इस प्रकार साथियों ये हमारी वित्तीय समितियां हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में अगर इस टॉपिक से, संसदीय समितियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 80% चांसेज है कि ये वित्तीय समितियों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20% क्वेश्चंस बाकी समितियों से पूछे जाएंगे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो साथियों वित्तीय समितियों के बाद में अब हम बात करते हैं विभागीय स्थायी समितियों की। विभागीय स्थायी समितियों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये स्पेसिफिक समितियां होती हैं जिनको विभाग चिन्हित कर दिए जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं कि ये विभाग, ये समितियां इन विभागों का कार्य देखेंगी। तो ये स्पेसिकृत समितियां हैं, इनका गठन कब हुआ, कार्यकाल क्या होता है, उनके बारे में हम ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो इनका गठन हुआ था साथियों सबसे पहले 1993 में गठन हुआ। ये नियम समिति ने इसकी सिफारिश की थी गठन की, नियम समिति ने। नियम समिति एक अन्य स्थायी समिति है लोकसभा की, जिसने सिफारिश की कि विभागों की स्थायी समितियां होनी चाहिए। 1993 में जब ये शुरू हुई तो इनकी संख्या थी 17 समितियां। इसके बाद में 2004 में 7 और समितियां बनी, 7 और समितियों का गठन किया गया। तो अब संख्या कितनी हो गई साथियों? 17 और 7 24 समितियां अभी वर्तमान में हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि विभागीय समितियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या है 24 समितियां वर्तमान में कार्यरत हैं। ये अलग अलग विभागों के कार्य देखती हैं। साथियों बात करें सदस्यों की, सदस्य संख्या, तो प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं साथियों। सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। इन 31 सदस्यों में से 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आधा प्रतिनिधित्व राज्यसभा का रहता है, तो 21 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ये 24 समितियां भी बटी हुई हैं इसी अनुपात में। इन 24 समितियों में से भी 16 समितियां लोकसभा सचिवालय के अधीन काम करती है और 8 समितियां राज्यसभा सचिवालय के अधीन काम करती है। ये चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होंगी। 1993 में इसका गठन हुआ, 17 समितियां पहले थी, 2004 में 7 और समितियां बनी, तो 24 समितियां हो गई। 24 समितियों में से 16 समितियां लोकसभा सचिवालय के अधीन उसके नियमों के अंतर्गत रहते हुए कार्य करती है, जबकि 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत काम करती है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और सदस्यों को नामांकित किया जाता है साथियों।
नामांकन अध्यक्ष या सभापति द्वारा। आपको पता है कि राज्यसभा में अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। कार्य विभागीय समितियां हैं तो विभाग से संबंधित कार्य करेंगी। इसके मुख्य कार्य यह है कि विभाग से संबंधित कोई बिल होता है, विधेयक होता है, उस पर राय देना या उस पर विशेषज्ञता के साथ टिप्पणी करना इन समितियों का काम होता है। विभाग से संबंधित जो बजट होता है उसका अध्ययन करना और उसके सुधार के लिए सलाह देना, राय देना इन समितियों का कार्य होता है। और इसके अलावा अन्य कार्य जो विभाग की बेहतरी के लिए, विभाग में गुणवत्ता परक कार्य के लिए जरूरी होते हैं, वो कार्य ये समितियां करती है। तो जो भी क्वेश्चंस संभावित हैं, जो भी टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं अन्य समितियों की। अन्य समितियों के बारे में हम बात करें तो अन्य समितियां साथियों ये भी रेगुलर बेसिस पे काम करती है, नियमित होती हैं, लेकिन इनमें सदस्य संख्या अलग अलग होती है। 10-15 समितियां होती है साथियों जो रेगुलर बेसिस पे काम करती रहती हैं। कुछ दोनों सदनों में अलग अलग होती हैं, राज्यसभा के लिए अलग होती हैं, लोकसभा के लिए अलग होती है। कुछ हो सकता है कि केवल राज्यसभा के लिए काम करें, कुछ समितियां केवल लोकसभा के लिए काम करती हैं, कुछ समितियां ज्वाइंट समितियां भी होती है इनमें, जिनमें दोनों सदनों के सदस्य काम करते हैं। तो ऐसी कई समितियां हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये समितियां इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं 4-5 समितियों के नाम आपको बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए एक समिति होती है कार्य मंत्रणा समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति होती है विधायी कार्य की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से नहीं, विधायी कार्य की दृष्टि से। इसका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में सभापति होता है। ये सदन की कार्यवाही को सुचारू संचालन के लिए ये समिति काम करती है। इसके अलावा एक नियम समिति होती है, नियम समिति। ये वो समितियां हैं साथियों जो रेगुलर बेसिस पे काम करती रहती हैं। इसके अलावा एक विशेषाधिकार समिति होती है। आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख है। तो अगर किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन होता है तो उसका मुद्दा इस समिति में वो उठा सकता है। इसके अलावा एक SC/ST कल्याण समिति होती है, एक आचरण समिति होती है, एथिक्स समिति होती है, हाउस समिति, महिला कल्याण समिति, माइनॉरिटीज कल्याण समिति, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों से संबंधित समिति, सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। ऐसी कई समितियां होती है साथियों जो नियमित आधार पे काम करती रहती है। उनका नियमित गठन होता रहता है, कार्यकाल फिक्स रहता है। फिक्स कार्यकाल के बाद में नए सदस्य उसमें नामांकित किए जाते हैं। इस आधार पे ये समितियां काम करती रहती है। एग्जाम की दृष्टि से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने स्थायी समितियों के बारे में मोटा मोटी नॉलेज ले ली है। और मैं ये मानता हूं कि अगर संसदीय समितियां या स्थायी समितियों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसके गलत होने के चांसेस कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत कम हो जाएंगे। अब अंत में हम बात करते हैं तदर्थ समितियों की। तदर्थ समितियां वो समितियां होती हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए संसद के द्वारा बनाई जाती है। जैसे मान लो कोई घोटाला हो गया तो उसकी जांच के लिए जेपीसी की मांग अक्सर विपक्ष के द्वारा की जाती है। तो जेपीसी भी एक प्रकार की तदर्थ समिति है जो अपना काम पूरा करने के बाद विघटित हो जाती है। साथियों, तदर्थ समितियां जो होती है इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यकाल निश्चित नहीं, विशेष प्रयोजन के लिए गठन होता है, विशेष प्रयोजन के लिए गठन, प्रयोजन पूर्ण होने पर विघटन। ये इसके बारे में कुछ जनरल चीजें हैं। इसके दो उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पे इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होती है जांच समितियां, जांच समितियां, और एक होती है सलाहकार समितियां। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये समितियां किसी मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई जाती है।
और ये समितियां किसी विधेयक पे सलाह देने के लिए, राय देने के लिए बनाई जाती है। जो भी जेपीसीज गठित की जाती है, संयुक्त संसदीय समितियां, वो जांच समितियों के अंडर में आती है। यहाँ पे जेपीसी का उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं क्योंकि जेपीसी से संबंधित सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। संयुक्त संसदीय समितियां, 2G घोटाले के टाइम पीसी चाको की अध्यक्षता में एक जेपीसी का गठन किया गया था, तो उस टाइम के जो 2-3 एग्जाम थे उनमें वो सवाल पूछा गया था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट जेपीसी गठित की गई थी बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए, 1987 में यह गठित की गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। इसी तरीके से कई जेपीसीज गठित की जाती है। वर्तमान में लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए सलाहकार समिति के रूप में जेपीसी का गठन किया हुआ है, और प्राइवेट डाटा प्रोटेक्शन बिल पे भी सलाह देने के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। इस प्रकार साथियों ये तदर्थ समितियां काम करती हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, विशेष प्रयोजन के लिए यह गठित की जाती है। जैसे ही काम पूरा हुआ इनका कार्यालय बंद हो जाता है, इनका काम पूरा होते ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो साथियों ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस संसदीय समितियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये समितियां आपके समझ में आ गई होंगी। आप ये भी समझ गए होंगे कि समितियां किस प्रकार पर्दे के पीछे रहकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करती हैं। साथियों हम रेगुलरली वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आप उन्हें देख भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं और हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं। साथियों अपनी राय हमें जरूर दिया कीजिए, अच्छी बुरी जो भी हो, जो भी इस वीडियोस में, हमारे वीडियोस में कमियां हो वो आप हमें जरूर बताएं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके और आपके लिए अच्छी गुणवत्ता का और अच्छे उत्पादक वीडियो बनाए जा सकें। आप इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग इन वीडियोज को देखेंगे हमारे ऊपर उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी आएगी कि हम अच्छी गुणवत्ता के वीडियो बनाएं, अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाएं और मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छा उत्पाद हम दे सकें। मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि लास्ट में एक स्क्रीनशॉट में आपको उपलब्ध करवाऊंगा इन संसदीय समितियों के बारे में जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों कोरोना के इस कहर के बीच घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए और रेगुलर एक्सरसाइज और योगा के माध्यम से अपने आप को फिट रखिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।